स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। शुरू करते हैं पुंछ की एक बड़ी खबर से। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। जी हां, पुंछ से ये एक बड़ी खबर है जहां से खबर यह आ रही है कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। एक घुसपैठिए को मार गिराए जाने की सूचना मिल रही है। तलाशी अभियान जारी है। तो इस वक्त पुंछ से ये एक अहम खबर और खबर जुड़ी है LOC से यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल से। घुसपैठ की खबर यह है कि घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। एक घुसपैठिए को मार गिराए जाने की सूचना मिल रही है। तलाशी अभियान लगातार उस इलाके में जारी है। तो भारत पाकिस्तान सीमा के करीब से ये इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। LOC पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। जो लगातार इन दिनों इनपुट्स ऐसे आ रहे थे कि बारिश और बदले हुए मौसम के बीच मौके से फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिशें सरहद पार से हो सकती हैं और इसी के मद्देनजर अब ये जो खबर है ये इस बात को कहीं न कहीं पुष्टि करती है। इस बात की पुंछ से बड़ी खबर यही है कि घुसपैठ की वहां कोशिश को नाकाम बनाया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश थी जिसे नाकाम बना दिया गया और ये भी खबर आ रही है कि एक घुसपैठियों को मार गिराया गया है। तो क्या वहां इस कोशिश में एक नहीं बल्कि कई थे और जो तलाशी अभियान जारी है तो उसकी अभी क्या अपडेट है, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता मुनिश से जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुनिश, क्या जानकारी मिल रही है? अच्छा, आप सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। इसकी तरह डिटेल बताएं कि ये घुसपैठिया क्या मारा गया है और ये कोशिशें कब से चल रही थी और क्या इस वक्त भी तलाशी अभियान जारी है? जी बिल्कुल, आज रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में जो है पुंछ का चक्करना बाग इलाका है, वहाँ पर जो घुसपैठ की कोशिश होती है और जब सुरक्षा बल जो वहाँ पर तैनात हैं काफी चौकस थे और उन्होंने जो है उस पर गोलीबारी की और उसके बाद जो है जैसे ही सुबह उजाला हुआ तो उसके बाद तलाशी अभियान जारी है। अभी तक जो है काफी घना जंगल है और बिल्कुल LOC का इलाका है। तो मुनिश से हमारा संपर्क टूट गया है लेकिन ये खबर जो है वो पुख्ता है और मुनिश ने अभी हमें ये बताया है कि देर रात से ही ये कोशिशें जारी थी और देर रात में ही इस तरह से लगातार ये स्थिति बनी हुई है। मुनिश, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं, आप अपनी बात पूरी कर लें। अब मेरा सवाल यही है कि क्या तलाशी अभियान अभी भी जारी है और दूसरा ये कि क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि घुसपैठिया जो वो मारा गया और क्या और भी हो सकते हैं लोग इन्फिल्ट्रेटर्स इस कोशिश में? जी अभी तक जो है सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना की तरफ जी अभी तक जो है सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेना की तरफ से इतना ये कहा गया कि घुसपैठ की कोशिश नाकाम बनाई गई है। लेकिन जो हमारे सूत्रों के अनुसार एक घुसपैठिया जो है मारा गया है और उसका शव जंगल में पड़ा हुआ है, लेकिन काफी घना इलाका है और जंगल का इलाका है और बिल्कुल LOC पे पाकिस्तान की चौकियों के सामने का इलाका है। इसलिए सेना बड़े ही सतर्कता से जो है तलाशी अभियान चला रही है क्योंकि अभी कुछ ही समय हुआ है उजाला हुए, तो कुछ समय के बाद जो है ये पुष्टि हो पाएगी और शव जो बरामद हो पाएगा। लेकिन जिस प्रकार रात को गोलीबारी हुई है और जो घुसपैठ की कोशिश थी उसमें 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिनको ढेर करने के लिए सेना की तरफ से गोलीबारी की गई। जी तो मुनिश, क्या इस वक्त जो है स्थितियां थोड़ी और मतलब बदल सकती हैं और क्या ये तलाशी अभियान जो है वो काफी देर तक जारी रह सकता है और ये क्या इस मौसम में जबकि बारिशों का मौसम है ऐसे मौसम में क्या ये इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है? जो है कल शाम से ही जो मौसम खराब था और जो है उसके चलते ही जो है इस तरह की कोशिश की गई है। वैसे आपको बता दें कि इसी इलाके में जो है कुछ लोग कबल जो है घुसपैठ की कोशिश की गई थी और जब जहाँ पर 3 जो है दहशतगर्द मारे गए थे, जिनमें से 2 के शव जो है LOC में पड़े हुए थे, तो उसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है खराब मौसम में इस तरह घुसपैठ को रही है ताकि जो है आतंकी जम्मू कश्मीर में पहुंचकर किसी न किसी अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे सके। मुनिश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुंछ से ये एक अहम खबर है जिसके बारे में हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे। उन्होंने बताया कि
ऐसी कोशिशें लगातार अभी इन दिनों देखी जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों ने जो है एक घुसपैठिए को उसके घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसे मार गिराया है। लेकिन अभी तक इसकी सेना ने पुष्टि नहीं की है, सेना की तरफ से इसकी पुष्टि की नहीं गई है। लेकिन हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि उनके सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि एक घुसपैठिया मारा गया है और तलाशी अभियान अभी जारी है। और अगली अहम खबर, बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की एक अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस ने कुल 26 दलों के साथ मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी बड़े चेहरे बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। आज दोपहर बाद सभी बड़े नेताओं का पहुंचना शुरू होगा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बैठक में शामिल होंगी। हालांकि खबर यह भी थी कि शायद फारूक अब्दुल्ला भी शामिल हों। पटना बैठक में 16 दलों के नेता शामिल हुए थे, जबकि बेंगलुरु में अपना कुंभा बढ़ाने और एनडीए पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए कांग्रेस ने 10 और छोटे दलों को न्योता भेजा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर रऊफ हल्लूरू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। रऊफ, किस तरह की तैयारियां हैं और कितना आपको लग रहा है कि ये अलग होगा पटना में विपक्ष की पहली बैठक के मुकाबले इस दूसरी बैठक के जो बेंगलुरु में होने जा रही है? रऊफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन्हें मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। हम फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो फिर वक्त आपको ये बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये उस पहली बैठक की तस्वीर है जो पटना में हुई थी। लेकिन आज विपक्ष की ये दूसरी बैठक होने जा रही है, यानी पहली बैठक के बाद ये दूसरी बैठक है। और इस दूसरी बैठक के बारे में बताया जा रहा है कि पहली बैठक पर तो 15 पार्टियां ही शामिल हुई थी और इस बैठक में 24, 25 या कुछ आंकड़ों के मुताबिक 26, कुछ सोर्सेज के मुताबिक 26 पार्टियां भी शामिल हो सकती हैं। और आज और कल 2 दिनों का उनका ये इजलास होगा। बेंगलुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेंगलुरु से हमारे रिपोर्टर रऊफ। मेरा सवाल ये है कि किस तरह की तैयारियां आप बेंगलुरु में देख रहे हैं इस बैठक के लिए, और पहली बैठक जो पटना में हुई थी उसके मुकाबले इस बैठक में क्या कुछ अलग दिखने वाला है? जी देखिए, आज की जो बैठक है महागठबंधन की 2 रोजा बैठक शुरू होने वाली है। और यहाँ के जो होटल ताज वेस्ट एंड में इस मौके पर जो है बहुत ही सख्त हिफाजती इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस इस मीटिंग को लीड कर रही है। कांग्रेस के जो यहाँ के कर्नाटक के डीसीएम है डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं सुरजेवाला ने पहले ही यहाँ की पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। तो आज जो है कांग्रेस के इंतहाई आला लीडर, जिनमें सोनिया गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और तमाम जो अहम लीडरान और 26 पार्टियों के नुमाइंदे इसमें शामिल रहेंगे। और ये एक काफी अहम ये मीटिंग है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक से ये इस मीटिंग को दोबारा, जैसा कि पटना के बाद जो है कर्नाटक से इसका आगाज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जहां पर कांग्रेस को एक मजबूती हासिल हो चुकी है, जो पिछले असेंबली इलेक्शन हो या फिर यहाँ पर जो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो काफी कामयाब रही है। तो एक तैयारी इस सिलसिले में है कि आने वाला जो लोकसभा इलेक्शन है उसे किस तरह जो है बीजेपी के खिलाफ एक महाज तैयार किया जाए। क्या उसे यूपीए का नाम दिया जाए या फिर कोई और नया नाम दिया जाए, ये तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है। और काफी अहम बात यह है कि 26 पार्टियां जिनमें जो है अभी जो आम आदमी पार्टी जो पीछे हट रही थी वो भी इसमें शामिल हुई है। इसकी एक हम इस मीटिंग की अहमियत को और भी इसमें इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी मीटिंग जो है यहाँ पर हो रही है। जी विशाल। जी रऊफ, एक सवाल यहाँ पर यह है कि पटना के मुकाबले बेंगलुरु में जो विपक्षी बैठक है उसमें पार्टियों की संख्या यानी तादाद बढ़ती नजर आ रही है,
और दूसरा ये कि बहुत जल्द ऐसी भी खबर है कि एनडीए भी अपनी एक बैठक करने वाली है। इस बीच मेरा सवाल आपसे ये है कि जेडीएस का क्या रुख अब तक नजर आ रहा है? क्या जेडीएस ने अपने पत्ते खोले हैं खुले तौर पर कि वो किसका साथ देगी या वो न्यूट्रल रहेगी? देखिए, जहां तक जेडीएस का सवाल है, जेडीएस ने जो है अभी इस सिलसिले में कोई अपना ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जेडीएस से भी ज्यादा यहाँ पर जो बड़ी यानी कि रीजनल जो बड़ी पार्टियां हैं वो उनका काफी इसमें अहम रोल दिखाई दे रहा है। ये हम देख रहे हैं कि जेडीएस भी इसका हिस्सा हो सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये इस लिहाज में है कि एक मजबूत ताकत बनकर यहाँ से इस आने वाले इलेक्शन की तैयारी की जाए। जिस अंदाज में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त जिस अंदाज में विपक्ष के पूरे दल एक हुए थे, तो इससे पहले भी एक हुए लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस मर्तबा का जो मंसूबा है वो एक रिजल्ट तक पूरी एक शक्ल देने की एक कोशिश यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि इसकी लीडरशिप जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो काफी सारे जो रीजनल पार्टीज हैं खास तौर पर वो इसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक मजबूत ताकत बनकर उभरने की एक कोशिश यहाँ से शुरू हो रही है। विशाल जी रऊफ, अब मुझे याद है कि डीके शिव कुमार जो है वो डिप्टी सीएम बन जाने के बाद उन्होंने जाकर मुलाकात की थी देवेगौड़ा जी से, और अभी जो जैसा आपने बताया कि जिस तरह से रीजनल पार्टियां इसमें लगी हैं, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं रऊफ के बेंगलुरु में होने वाली इस मीटिंग को लेकर हो सकता है कि इस मीटिंग में जेडीएस शामिल हो या ना हो, लेकिन जेडीएस पे एक दबाव क्या बन रहा है? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल भी एक जो दबाव है, और हो सकता है कि यहाँ की मुकामी सियासत की वजह से कुछ किनारा कशी इख्तियार की हो, लेकिन फिलवक्त जो है जो माहौल बना है और इस मीटिंग के बाद हो सकता है कि और भी पार्टियां और भी लीडर्स इसमें शामिल हो जाएं, और यहाँ पर जो फैसले लिए जाएंगे वो काफी अहमियत रखते होंगे। जैसा कि जो अहम पार्टियां हैं, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी हो, तमिलनाडु की पार्टियां हो, केरला की पार्टियां हो, ये लेफ्ट पार्टियां हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये अहम बात है, ये बड़ी बात है कि इतने सालों से जो है अलग अलग रूप में जा रही थी, इसको क्या होना चाहिए, या फिर कोई रीजनल पार्टी की लीडरशिप होनी चाहिए या किसी स्टेट की पार्टी की लीडरशिप होनी चाहिए, तो इस पर इत्तेफाक नहीं बन पा रहा था। अगर वेस्ट बंगाल की पार्टी की अगर लीडरशिप हो तो वहां पर जो है दूसरी पार्टियों के जुड़ने के जमने के बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो सोनिया गांधी भी चूंकि यहाँ पर शामिल होने वाली है, और बल्कि उन्होंने तो डिनर पे सबको इनवाइट भी किया है, तो डिनर डिप्लोमेसी की यहाँ से शुरुआत माना जा सकता है। शुक्रिया आपका रऊफ इस जानकारी के लिए और इस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपने शेयर की है। उसी के साथ फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आज का एजेंडा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थ यात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जे के लिस्ट पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। कुल्लू जिले में आज तड़के बादल फटने से तबाही मच गई है। ये बादल काइस के ऊंची पहाड़ी में फटा है, जिससे कई वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही एक शख्स की मौत की भी खबर है।
जबकि 3 लोग इस बादल फटने के वाकये में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मनाली में खराहल घाटी के न्यूली जवानी नाला में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया है। इस बाढ़ में एक शख्स के बहने की जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही एसडीएम कुल्लू मौके के लिए रवाना हो गए। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर के मुताबिक बारिश ने अभी वहां तबाही मचाना बंद नहीं किया है। कुल्लू जिले में यानी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आज तड़के बादल फटने से तबाही मच गई। ये बादल काइस की ऊंची पहाड़ियों में फटा, जिससे कई वाहनों और घरों को नुकसान पहुंचा। साथ ही एक शख्स की मौत हो गई है, ऐसी भी खबर अभी मिल रही है। और जबकि साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं। वहीं मनाली में खराहल घाटी के न्यूली जवानी नाले में बाढ़ से कई दुकानों और मकानों में पानी भर गया। इस बाढ़ में एक शख्स के बह जाने की खबर है। और साथ ही साथ जो अब इस वाकये के बाद जो खबर आ रही है उसके मुताबिक एसडीएम कुल्लू मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, ताकि जितनी जल्द हो सकता है वहां राहत बचाव कार्य चलाया जा सके। तुलसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। तुलसी, क्या इस वक्त की स्थिति है, क्या अपडेट मिल रहा है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए विशाल, जिस तरह से ये बीती रात भारी बारिश जो है वो 2:30-3 बजे के आसपास हुई है। ऐसी जानकारी दी गई कि जो पहाड़ियों में जो है बादल फटा है, उसके बाद बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो काइस का ये एरिया है जहां पर काइस की ऊंची पहाड़ियों में जो बादल फटा है, इसके साथ साथ इस पूरे इलाके की बात करें तो लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह पर जो नाले हैं उसमें जो है भारी बाढ़ की स्थिति हुई थी। और उसके बाद घरों को नुकसान हुआ है, जमीनों हुआ है, कई मकानों को नुकसान हुआ। और काइस की बात करें तो एक व्यक्ति की इसमें मौत हुई है, जबकि 3 लोग जो है घायल है, जिनको क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में जो है इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। जिस तरह से बीती रात की बात करें, जो 1 घंटे के बीच भारी बारिश हुई है, उसके दौरान जिस तरह से वहां पर जो तबाही हुई है, उससे कई आधा दर्जन के आसपास जो वाहन है वो भी क्षतिग्रस्त हुए। और आसपास के जो क्षेत्र के लोग थे वो दहशत में थे। बीती रात लोगों ने जो है भागकर सुरक्षित जगह पर जान बचाई है। तो कुल मिलाकर अभी भी कुल्लू जिला की बात करें तो मौसम जो है खराब है। जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अभी भी जो है जगह जगह पर जो भारी नुकसान हो रहा है, उसके चलते भारी नुकसान जो है लोगों को हो रहा है, सरकारी संपत्ति को हो रहा है। ऐसे में पूरे एरिया की बात करें तो 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी पुल थे, उस पुल जितने भी एरिया नाला था, उसके ऊपर जो पुलिया थी लोगों के पैदल चलने की, वो सारी की सारी पुलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो कहीं ना कहीं लोगों की कनेक्टिविटी, आना जाना का जो सोर्स है, रास्ता है, वो भी कहीं ना कहीं कट गया। तो कुल मिलाकर अभी भी कुल्लू जिला में जो भारी बारिश हो रही है, उससे जगह जगह पर तबाही हो रही है। और प्रशासन की तरफ से भी लोगों को अलर्ट एडवाइजरी जारी की गई कि लोग जो है नदी नालों के आसपास ना जाए। लेकिन जो लोग नदी नालों के आसपास रह रहे हैं उनको भी सावधान और सतर्क रहने के जो आग्रह है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है। जिस तरह से लगातार जो अभी भी अगर बात करें तो फिलहाल मौसम टिका हुआ है, रुका हुआ है, लेकिन बादल अभी भी आसमान में छाए हुए हैं और बारिश की जो स्थिति है वो आने वाले समय में फिर से हो सकती है। जी तुलसी, क्या कुछ अंदाजा लग पाया है कि कितने वाहनों को नुकसान पहुंचा है? और एक व्यक्ति के इस बादल फटने वाली घटना में मृत्यु की भी खबर आ रही है, क्या कुछ पता चल पाया इस बारे में, कुछ और डिटेल? विशाल, देखिए जिस तरह से जानकारी की अगर बात करें तो प्रारंभिक जो जानकारी आई है उसमें ये बताया गया कि 4 से 4 जो वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुए, 3 लोग घायल हुए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो कई जगह से रोड कनेक्टिविटी जो है फिलहाल उस एरिया में जो नहीं है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वहां पर पूरी जानकारी जो है कुछ समय के बाद मिलेगी। जिस तरह के जो प्रशासन से संपर्क साधा जा रहा है, लेकिन फिलहाल लोकल लोगों की जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 से 6 गाड़ियां जो है वो वाहन नुकसान हुआ है और एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 3 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। तो अभी भी जानकारी जो है कई क्षेत्रों से आ रही है जहां पर भूस्खलन के चलते जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो भी उस एरिया में प्रभावित हुई है। तो कुल मिलाकर अभी भी उस एरिया में जो है प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है। और एसडीएम जो मनाली है रमन शर्मा, वो भी मौके के लिए रवाना हुए, जहां पर जितनी भी नुकसान हुआ है उधर जो लोग रह रहे हैं उनसे जानकारी भी जुटाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो प्रभावित लोग हैं उनको फौरी राहत भी दी जाएगी, ऐसी जानकारी फिलहाल दी गई है। जी एक सवाल यहां पर और करना चाहूंगा तुलसी, कि बादल फटने की यह घटना आपने बताया कि देर रात करीब 2:30-3 बजे पेश आई है, या तड़के कह सकते हैं।
तो क्या उस समय ऐसा कुछ हुआ होगा कि लोग घरों में सो रहे होंगे, अचानक उनके घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो गया और वो भागा भाग की स्थिति पैदा हो गई? और दूसरा ये कि जो राहत बचाव के लिए जो खबर है कि एसडीएफ जो है वहां मौके के लिए रवाना हो गए, क्या राहत बचाव की टीम जो है वहां पहुंच चुकी है और वो राहत बचाव कार्य कर रही है? विशाल, जिस तरह से रात की बात करें तो 2:30 बजे के आसपास जिस तरह भारी बारिश एकदम अचानक हुई है, उसके चलते एकदम से जो नाले हैं उसमें भारी बाढ़ आई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अचानक ये चीजें हुई है उसके चलते लोगों को जो है, हालांकि जिस तरह से लगातार कुल्लू मनाली में बारिश हो रही है तो प्रशासन की तरफ से लोगों को भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग जो है सतर्क रहे। लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति की जो मौत हुई है, जिस तरह हो सकता है कि ये जब बाढ़ आई है तो उसके बाद जिस तरह से अफरा तफरी में लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे हैं, तो हो सकता है उसकी चपेट में वो व्यक्ति भी आया हो और उसके साथ जो अन्य 3 लोग घायल हुए हैं वो भी आए हो। तो कुछ कुल मिलाकर बादल फटने के बाद की जो ग्राउंड की अगर बात करें तो जिस तरह से लोग दहशत में अफरा तफरी के माहौल में इधर उधर भागने के चलते कई बार जो है कहीं ना कहीं जाने भी जाती है। तो यही हो सकता है कि उस वक्त इस तरह की चीजें हुई, क्योंकि रात को अंधेरे की बात करें तो कई बार अंधेरे में जो है लोगों को अपने आप को बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति वहां पर हुई है। प्रशासन की तरफ से जो एसडीएम मनाली है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुछ देर में पूरी जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से भी दी जाएगी। और उस एरिया की बात करें तो फिलहाल जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जमीनों को भी नुकसान पहुंचा है, सड़कें अवरुद्ध हुई है, यातायात बाधित हुआ है। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से उस एरिया में जो है यातायात को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मशीनरी भी लोक निर्माण विभाग के द्वारा जो है घटनास्थल पर भेजी गई है। तो इस एरिया की बात करें तो लगातार जो है प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत और बचाव कार्य के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तुलसी, तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें। और अब आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर है। खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो 15वां जत्था है वो रवाना हो चुका है। अमरनाथ यात्रा के लिए 15वां जत्था जो है वो रवाना हो गया है। इस जत्थे में, इस 15वें जत्थे में 6216 यात्री शामिल हैं। जम्मू से पवित्र गुफा के लिए रवाना जो जत्था हुआ है उसमें 3052 यात्री बाल्टल मार्ग से रवाना हुए हैं, जबकि 3164 जो श्रद्धालु हैं वो पहलगाम रूट से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। तो अमरनाथ यात्रा के लिए 15वां जत्था जो है वो रवाना हो चुका है और इस 15वें जत्थे में कुल 6216 यात्री शामिल है। 6216 यात्री जिन्हें 15वें जत्थे के तौर पर ये जम्मू से कश्मीर की तरफ निकले हैं और पवित्र दर्शन की गुफा के दर्शन के लिए। लेकिन इसमें जो है 6216 यात्रियों में से 2 अलग अलग मार्ग से यात्री जाएंगे, जिनमें से 6216 में से 3052 यात्री बाल्टल मार्ग से जा रहे हैं गुफा के दर्शन के लिए और 3164 श्रद्धालु जो है वो पहलगाम रूट से जा रहे हैं। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है, 15वां जत्था आज रवाना हुआ है, तो अब तक 1,90,000 के करीब या शायद उससे थोड़ा ज्यादा यात्रियों ने दर्शन कर लिए हैं पूरे। और ये अपने आप में एक काफी बड़ी बात है कि इतनी जल्द, जबकि अभी काफी लंबा समय बाकी है यात्रा को लेकर। समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या अपडेट है अमरनाथ यात्रा को लेकर? देखिए, आज जो जत्था निकला है तकरीबन 6000 से ज्यादा यात्रियों का टोटल अगर हम देखें विशाल, तो अभी तक 2 लाख तकरीबन 30,000 लोगों ने दर्शन कर लिए हैं पिछले 16 दिन की बात अगर करें। और उस 16 दिन में भी तकरीबन 3 दिन यात्रा नहीं हो सकी। तो इसका मतलब है तकरीबन 14 दिनों की यात्रा में 2,29,200 कुछ यात्रियों ने दर्शन किए। इसका मतलब है जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 3,65,000 का, उसको तोड़ने में अब सिर्फ लगता है कि ऐसे अगर रश रहा तो 8 से 9 दिन लग जाएंगे। तो उसके बाद भी यात्रा 1 महीने है। तो अगर यात्रा की जो फ्लो है, जो यात्रा का रश है, वो अपने आप में बयान कर रहा है कि इस बार की जो यात्रा है
इसमें सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। देखिए हर दिन तकरीबन 20 से 25 हजार यात्री दर्शन कर रहे हैं। कल 20,000 लोगों ने दर्शन किए, हालांकि मौसम खराब था, बारिशें थी, लेकिन तब भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। और परसों 24,545 लोगों ने दर्शन किए थे। तो हर दिन 20 से 25,000 के बीच जो दर्शन हो रहे हैं यात्रियों के, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक इंडिकेट कर रहा है कि जब यात्रा खत्म होगी, 62 दिन की यात्रा है इस बार, और जब ये खत्म होगी तो लगता है कि इस बार तकरीबन 6 से 7 लाख यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो यात्रियों का जो जोश और जज्बा है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। इस वक्त अमरनाथ यात्रा को लेकर जो आपने बातें बताई हैं, 2,30,000 के आसपास ये संख्या पहुंच चुकी है। अब तक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, ये काफी अच्छे नंबर हैं। इससे पता चल रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और अहम खबर है जो आपसे शेयर करना है। उसके मुताबिक आपको बताया कि सीमा हैदर की भारत आने का जो मामला है, ये काफी अब इस पर चर्चा हो रही है। और सिंध के कंदकोट में हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से लैस होकर जो है इससे भी खबर आ रही है कि इस पर कुछ ऐसे मामले आए हैं और इस पर धमकी दी जा रही है बाकायदा। सीमा हैदर के भारत आने के मामले पर ये इस वक्त की जो अपडेट है वो ये मिल रही है। सिंध के कंदकोट में हिंदू समुदाय को धमकी दी गई है और ये धमकी इस तरह से दी गई जिस सब रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक हथियारों से हमला जो है इस पर ये भी खबर आ रही है। हिंदू समुदाय के घर और मंदिर पर हमला बोला गया है। गांव ढाड़ी बख्श ओघई की ये घटना है। सीमा हैदर को वापस बुलाने की मांग जो है की जा रही है। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।